नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय हाय गोपी गोपी भाई। भाई। हाय गोपी भाई। हाय गोपी भाई। हाय हाय हाय। ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ और 12 स्टेप प्रोग्राम, इसलिए शराब नहीं पिया है और बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, नागपुर फेलोशिप ने मुझे आमंत्रित किया, अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उमेश भाई जो शेयर कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव वैसा ही है। 12 साल का शराबी जीवन रहा है, और जैसे बियर से लेके तो आखिरी तक हाथ भट्टी के धंधे तक ऐसा सब पिया है। तो उसके अंदर बहुत बार छोड़ बंद ये सब चल रहा था, लेकिन सोबराइटी नहीं मिल रही थी। बहुत सारे चीजें हो चुके थे, रिहैब हो चुके थे, मेंटल हॉस्पिटल हो चुके थे, बाबा, डॉक्टर, ये वो सब हो चुके थे। फाइनली ए मिल गया, और ए में मैं चिटक गया, और उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ दोस्तों। दोस्तों, मुझे 12 कदमों पे बात करना है, और आज का जो पहला है, पहले कदम पे बात करना है। दोस्तों, मैंने किस तरीके से पहला कदम समझ के लिया, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे किस तरीके से समझाया, और मुझे उन चीज़ों का कैसे फायदा हुआ, वो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मेरा सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। पहला कदम क्या बोलता है कि हमने कबूल किया, या हमने मान लिया कि हम शराबीपन के सामने शक्तिहीन थे, या हतबल थे, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोस्तों, ये बात समझने के लिए, मुझे पहला स्टेप समझने के लिए 2 साल मैंने बर्बाद किए, क्योंकि मुझे, मेरी समझ ऐसी थी कि मुझे लगता था कि सिर्फ शराब में समस्या है, और अगर मेरी शराब बंद हो जाती है तो मेरा बाकी का जिंदगी मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। क्या है, वो शराब ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए मेरे को शराब में पैसे भी जाते हैं, टाइम भी नहीं रहता है, काम भी नहीं हो पाता है, और उसके वजह से मेरे बर्तन सही नहीं रहते, और इसी के लिए मेरी समस्या है। तो शराब बंद हो जाएगी तो मेरी सारी समस्या सुलझ जाएगी, और मैं इसी चक्कर में था। और जैसे अभी उमेश भाई बोल रहे थे कि मुझे भी शराब बंद करके बहुत जल्दी पैसे कमाने के थे, और बहुत आसानी से अमीर बनने का था। और मुझे, आप जैसे दोस्तों ने ही बोला कि नहीं गोपी, किसी भी तरीके का आप शॉर्टकट नहीं, और वो शॉर्टकट वापस से हमें फिर से शराब की तरफ लेके जाएगा। मैं आता था, मीटिंग करता था, तरह तरह की जगह पे मीटिंग करता था, और अपने अनुभव शेयर करता था, लोगों के अनुभव सुनता था। मैं रोज मीटिंग करता था। अब रोज मीटिंग में इसलिए करता था क्योंकि काम से आने के बाद में मेरे पास कुछ अच्छे लोग बचे ही नहीं थे जिनके पास मैं जाके बैठूं, अपने बारे में बातचीत करूं। ऐसा कोई परिस्थिति मेरी जिंदगी में था ही नहीं। तो मुंह छुपाने के लिए ए में जाता था, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, इसलिए मैं ए में आते रहा और मीटिंग करते रहा। 2 साल तक मीटिंग कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं था, मैं बिल्कुल ही नहीं बदला हुआ था। मेरा सब कुछ वैसे का वैसा ही था, जिसको हम लोग ए के भाषा में ड्राइडन स्टेज कहते हैं। एक सुक्का शराबी, और शराब तो नहीं पीता है, लेकिन बाकी हरकतें उसकी वैसी की वैसी है। और मेरे जीवन में दोस्तों ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद में मुझे बहुत ऐसा अपराधीपन लगने लगा था। बहुत बेचैनी हो रही थी कि यार मैं क्या कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें वैसी थी। और वो विचारों ने मुझे एकदम नैराश्य में लेके गया, और मुझे ऐसे आत्महत्या के ख्याल आने लग गए थे। और ऐसे टाइम पे मैं एक दो मेंबर से जाके बात किया। एक मेंबर से बात किया, और उसने जो कुछ भी जवाब दिया मुझे पसंद नहीं आया।
फिर दूसरे मेंबर से बात किया तो उसने मुझे बोला कि गोपी देख, तेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि तुझे ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, और स्टेप्स करेगा तो ही तेरे जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और तब जाके वो बंदे से मैंने बात करना चालू किया और मैंने पूछा, क्या आप मेरे स्पॉन्सर होगे क्या? तो वो मेरे जो स्पॉन्सर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मुझे कहा कि गोपी, तेरे को प्रार्थना करनी पड़ेगी स्पॉन्सर के लिए, और ऊपर वाले को बोल कि मेरे लिए योग्य स्पॉन्सर जो है वो मुझे दे। तो मेरे स्पॉन्सर बोले, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई योग्य है ही नहीं। तो बोले, वो तू डिसाइड मत कर, वो ऊपर वाले को डिसाइड करने दे, तू जा प्रार्थना कर। और दोस्तों, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने 2 महीने के लिए करीबन प्रार्थना कराई। और 2 महीने के बीच बीच में मैं पूछता था, वो बोलता था वापस जाओ और प्रार्थना कर, देखेंगे बाद में। और 2 महीने के बाद में फाइनली वो बोले कि ठीक है, आज से हम लोग स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का रिश्ता चालू करते हैं। और उन्होंने, हम बैठे एक जगह पे जाके, एक होटल में, और वहाँ पर उन्होंने मेरे हाथ में हाथ लिया और बोला कि प्रार्थना बोल। और प्रार्थना बोल के मुझे बोला कि गोपी, फर्स्ट स्टेप लिखा है क्या? अब 2 ढाई साल की सोबराइटी थी। अब फर्स्ट स्टेप लिखने का है ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं था। 4 स्टेप लिखने का है और 8 स्टेप लिखने का है, ऐसा थोड़ा बहुत आधा अधूरा ज्ञान मेरे पास आया था। और फिर मैं बोला, यार ऐसा कहाँ बोला है? बोला, नहीं, तुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, क्यों लिखना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे सवाल किया, क्या क्या गोपी, तेरी कोई रिजर्वेशन है क्या शराब पीने की वापस से? मतलब अभी तो नहीं है कुछ। तो बोला, आगे जाके आएगी कि नहीं? तो मतलब बता नहीं सकते। बोले, अगर वो बता नहीं सकते तो इसलिए तुझे वो लिखना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे जो कहा, पहले ही ये कहा कि बोले, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है जरा बता। तो मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप बोलता है कि हमने कबूल किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैंने बोला, गोपी यार ठीक से पढ़, देख क्या लिखा है। और मैंने जब पढ़ा वो, तो उसमें ऐसा लिखा था, वो मराठी में लिखा था। और वो मराठी में ऐसा था कि आम्ही मान्य केले कि आम्ही मध्य शक्ती पुढे हातबल आहे। तो उन्होंने बताया मेरे को कि गोपी, ये जो शक्ति के बारे में जो बोला है, मध्य शक्ति, और ये शक्ति का ही मतलब है इज्म, और इसके सामने तू हतबल है। और फिर उन्होंने मुझे बताया है कि गोपी, अगर एडिक्शन की अगर तुझे परिभाषा करनी है, व्याख्या करनी है, तो किस तरीके से करेगा तू? तूने सिर्फ दारू का ही एडिक्शन किया है ऐसा नहीं, तो तेरे जिंदगी में और भी एडिक्शन थे। तो मैंने कहा, क्या आप गांजे के बारे में बात करना चाहते हो या ताड़ी के बारे में? मतलब बोले, नहीं, मैं उस नशीली पदार्थों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ जो केमिकल से बना हुआ है। बोला, फिर किसके बारे में बात करना चाहते हो? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि गोपी, तेरा जो एटीट्यूड है, तेरी जो वृत्ति है, उसके बारे में लिख। क्योंकि मैं जिंदगी जीता हूँ रोजमर्रा के जीवन में, मैं एक एटीट्यूड से जिंदगी जीता हूँ। और मेरा एटीट्यूड कभी भी ग्रेटिट्यूड वाला नहीं था। मेरा एटीट्यूड हमेशा एग्रेसिव एटीट्यूड था, ईगोइस्ट एटीट्यूड था। मैं कभी भी नम्र बनने से रहता ही नहीं था। मेरा जो भाषा रहता था, बात करने का जो तरीका रहता था, हमेशा एग्रेशन में रहता था। मैं कभी भी बैकफुट पे नहीं रहता था। और मैंने जब ये देखना चालू किया, उसके बारे में सोचना चालू किया, तो मुझे ऐसा दिखाई देने लगा है कि शराब के वजह से जो समस्या आई वो तो थी ही थी, लेकिन मेरा ये जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, इसके वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। और शायद शराब से ज्यादा है। हाँ, शराब के वजह से क्या होता था, तो शायद थोड़ी ज्यादा शराब हो जाती थी और शायद एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा ज्यादा निकल के आता था। लेकिन कई बार ज्यादा नशे में होने की वजह से मैं थोड़ा सा नम्र भी रहता था। लेकिन जब मैं नहीं पिया रहता था, तब मेरा एटीट्यूड बहुत गंदा रहता था।
मैं किसी के साथ में भी बात करते टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था और बाकी सब लोगों को एकदम लल्लू पंजू समझता था। और ये मेरे इज़म का पार्ट है, क्योंकि मुझे अगर हतबलता मान्य करनी है, शराब से तो मैं 2-2.5 साल से दूर हूँ। और अब जब मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं धीरे धीरे अकेला पड़ गया था, मेरे साथ में लोग ज़्यादा थे नहीं, कोई ज़्यादा बातचीत करते नहीं थे, और जो बातचीत करते थे वो अपने काम के लिए ही बातचीत करते थे। और खास करके घर वालों को तो उनकी तो बेचारों की मजबूरी है। अब वो मुझे घर से तो बाहर निकाल नहीं सकते, पहले निकाल भी सकते थे, मैं दारू पीता था, अब मैं दारू नहीं पीता हूँ, तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। और शायद वो लोगों ने ऐसा मान लिया था कि शराब पी पी के ये शायद थोड़ा पागल हो गया है करके ऐसी हरकतें करता है, अनजाने दो ना, आज पीता नहीं है ना, तो ऐसा करके वो चलेला रहता था। और दूसरा तो मैं बहुत से टाइम पे गलतियां करता था, और गलतियां करने के बाद में मैं क्या बोलता था, क्या करूं, मैं शराबी हूँ, और शराब की वजह से मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है, और इसके लिए शायद ऐसा होता है। तो ये शराबीपन की बीमारी जो मुझे हो गई लिए, इसको मैं समर्थन की तरह वापर करता था। ये मेरा एटीट्यूड था। तो इस एटीट्यूड के बारे में जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया और मैंने देखना चालू किया, तो मेरे स्पॉन्सर बोले कि गुप्पी, ये एटीट्यूड तेरा ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए कि तू मरते मरते बच गया है, कई बार एक्सीडेंट में बचा है, बहुत सारे मामले में बचा है। तू किसी को मार सकता था, क्योंकि मैं इतना गुस्से वाला था, कभी कभी किसी को मारने जाता था तो मेरे हाथ से कई मरतबा खून होते होते बच गए। और शायद वो अगर हो जाते थे तो मैं शायद ये में नहीं रहता था, मैं जेल में रहता था, और जेल से आने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी सोबर हो पाता था, क्योंकि वहां से मैं एक अलग तरीके के संस्कार लेके आता था। और शायद मैं कोई गुंडा उंडा बन जाता था, या चोर उच्चका कुछ तो बनता था। ऐसी सब हरकतें थी। तो ये सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम है ना, वो है एटीट्यूड। और मुझे मेरे एटीट्यूड में बदल लाना है, और बदल लाने के लिए मुझे ये मान्य करना पड़ेगा, मुझे हतबलता मान्य करनी पड़ेगी उसके सामने। यार मैं हतबल हूँ। आज मुझे दिन भर के अंदर मेरे को एटीट्यूड मेरा नहीं दिखाना है, मुझे मेरा ग्रेटिट्यूड दिखाना है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि गोपी, तो इसी इज्म का पार्ट, इसी शराबीपन का पार्ट, उस पाश का पार्ट ये है कि तू नेगेटिविटी में ज्यादा रहता है। और दोस्तों, मैं देखना चालू किया खुद के तरफ, तो मुझे ऐसा दिखाई देने लगा कि मेरे दिमाग के अंदर कई मरतबा नकारात्मक विचार ज्यादा चलते रहते हैं, सकारात्मक विचार रहते ही नहीं है। मेरे दिमाग के अंदर उल्टे उल्टे ही विचार ज्यादा रहते हैं, बुरे विचारों की संख्या ज्यादा रहती है। और बहुत से टाइम पे जो विचार रहते हैं वो मेरे खुद के सत्यानाशी की रहते हैं, मेरे भले के लिए नहीं रहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करके अपने आप को अच्छा बनाऊं। नहीं, मैं और कैसा अपनी जिंदगी की सत्यानाशी करूं। मतलब मैं जान के करता था ऐसा नहीं, लेकिन इतने सालों से शराबीपन में रहने की वजह से, और इतने सालों से ऐसे गलत लोगों की संगत में रहने की वजह से, क्या है ना, मैं ऐसे लोगों की तरफ जल्दी आकर्षित होता हूँ जो नकारात्मक है। सकारात्मक चीजों की तरफ मैं कभी आकर्षित नहीं होता हूँ। नहीं, मुझे याद आता है कि मैं बचपन में जब सिनेमा भी देखता था, तो उसमें से सिनेमा में से मुझे कभी भी पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता था। उदाहरण के तौर पे दीवार पिक्चर देखी थी मैंने, तो दीवार पिक्चर के अंदर अमिताभ का जो कैरेक्टर था वो मुझे अच्छा लगता था, शशि कपूर का कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो उस तरीके का मेरा हमेशा थिंकिंग रहा है। तो मैं नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता था, और नेगेटिव कैरेक्टर मेरे अंदर रोल करते थे। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैंने शराब बंद कर डाली और दारू के साथ में नेगेटिव कैरेक्टर भी निकल गए।
तो ये जो है मेरा थिंकिंग पैटर्न जो था नेगेटिव चीजों के तरफ मैं ज्यादा ही ऐसा था। मतलब कई बार मुझे ऐसा दिखाई देता था कि हर चीज के तरफ मेरी जो सोच है वो हमेशा नकारात्मक ही रहती। और इसीलिए अपने को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो एक स्लोगन दिया गया है जो बोलता है कि थिंक थिंक थिंक, तो वो क्या बोल रहा है, 3 बार थिंक करो और 4 बार चौथे बार वही करो? नहीं, वो मुझे कुछ और बताने की कोशिश करता है। मेरे स्पॉन्सर ने बताया है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि गोपी विचार कर कि तू क्या विचार कर रहा है, और तू ये भी विचार कर कि तू जो विचार कर रहा है वो विचार तेरे लिए सही है या गलत है। तो बहुत से टाइम पे गलत तरीके के विचार मैं करता रहता था, और जो विचार मैं करता हूँ उसी तरीके की तो कृति मेरे से होती है, उसी तरीके की तो एक्शन मैं करता हूँ। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि भैया हाँ, ये जो स्पॉन्सर बोल रहे हैं ना कि इज्म मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि और ये इज्म मेरे साथ में जिंदगी भर रहने वाला है। अब जब बोला है ना कि ये बीमारी परमानेंट है, अब ये बीमारी परमानेंट है इसका मतलब हाँ, अगर मैं फिर से शराब पीऊंगा तो शायद वहां से ही पीना चालू करूंगा जहां से मैंने पीना बंद किया था, ये बात सच है। लेकिन जब तक मैं शराब नहीं पीता हूँ, मीटिंग को भी आता हूँ, तो फिर परमानेंट क्या पार्ट है? तो ये पार्ट है कि मेरा एटीट्यूड का पार्ट है, मेरा नेगेटिविटी का पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है कि मैं जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पे नहीं जीता हूँ, मुझे अपनी शर्त चाहिए। मैं कभी भी झुक के नहीं चला, मैं कभी भी परिस्थिति के साथ में मिलता जुलता नहीं लिया, मैं अपना वही एटीट्यूड, घमंडी एटीट्यूड दिखाते रहा। और ये कुल मिला के ये तीनों चारों चीजों ने जो मेरी सत्यानाशी की है या मेरी बर्बादी की है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट के देखूं कि शराब से आने वाली बर्बादी और मेरे इस एटीट्यूड, नेगेटिविटी और जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पे नहीं जीने की वजह से आई हुई मेरी बर्बादी, तो मुझे लगता है कि भाई ये जो मेरे पर्सनालिटी का जो पार्ट है ना, इससे आज ज्यादा मेरी बर्बादी हुई है। शराब ने कम बर्बादी की है मेरी, ये दोनों को अगर मैं तुलना करके देखूं तो दोस्तों ये जो मेरे को बोला है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कि हमने कबूल किया कि हम हमारे अल्कोहलिज्म के सामने हतबल है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा कि मैं 12 साल शराब पी के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। अभी यही जिंदगी के 12 साल मैंने दारू में, बाकी के येड़े चालों के अंदर बिताए। तो इसका मेरे को परिणाम क्या मिला? अगर समझो यही 12 साल मैं किसी पढ़ाई में लगाता था, यही 12 साल अगर मैं कुछ योगासन करता था, कुछ ध्यान धारणा करता था, या कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करता था, तो इसके बदले में मुझे कुछ तो भी रिफंड मिलता था, और वो रिफंड बहुत से टाइम पे सकारात्मक रहता था। लेकिन आज मैं अगर देखता हूँ तो 12 साल शराब पीने के बाद में मुझे क्या मिला? क्योंकि अगर मुझे मेरी हतबलता समझनी है ना, तो मुझे इस तरीके से देखना पड़ेगा कि मुझे क्या मिला। तो मुझे सिर्फ दुख मिला। क्यों दुख मिला? क्योंकि मैं देखता था कि बहुत से टाइम पे जब मैं सुबह में उठता था तो कैसी गंदी सुबह रहती थी ना। रात को बहुत दारू पी के आया हूँ, रात को कैसे घर आया, कितने बजे आया, क्योंकि याद ही नहीं रहता था। याद रहता था वहां बैठा था, उसके बाद में लाइट बंद हो गई, फिर पूरा अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट। लेकिन मैं घर में पहुंचा हूँ, सही सलामत पहुंचा हूँ, दिमाग पे बहुत जोर डालने की कोशिश करता हूँ कि क्या किया क्या नहीं किया। और घर के लोग जब सुबह में उठेले रहते थे तो उनका चेहरा ऐसा दुखी दिखाई देता था, और वो मेरे तरफ देखते थे ऐसा, और ऐसा वो चेहरे के हाव भाव बोलते थे कि अरे इसका क्या करना चाहिए, क्या होने का इसका और क्या होने का हमारा। और वो सब देख के ना कहीं मन में एक बात आती थी कि यार ये सब साला मेरे वजह से ही हो रहा है।
और इनको मैंने इनका जिंदगी नर्क बना दिया, इनको मैंने दुख की अवस्था में पहुंचा दिया है। और वही मैं, जब मैं छोटा था बचपन में, मैं सोचता था कि मैं मेरे घर वालों के लिए कुछ न कुछ करूंगा, नहीं दुनिया भर के हर सुख सुविधा मेरे घर वालों को मिलना चाहिए और वो मैं लाके दूंगा। अब ऐसी सोच रखने वाला मैं, और ये 12 सालों के अंदर मैंने उनका जिंदगी नर्क बना दिया। और उनको जब मैं नर्क में देखता था तो मुझे दुखी होता था, उनको दुखी देखता था तो मुझे खुद को दुख होता था। तो मुझे क्या मिला? तो ये मिला। अगर मैं हदबल नहीं रहता था तो ये सब चीजें होती ही नहीं थी। अगर मेरे पास बल रहता था तो मेरा शराब पर मैं काबू पाकर ये सारी परिस्थितियां मेरे जिंदगी में होने ही नहीं देता था। एकदम सीधी सीधी बात है। दूसरा क्या मिला मुझे? दूसरा मुझे अकेलापन मिला। मतलब मेरे घर के लोग मेरे साथ में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। क्या बातचीत करेंगे? बातचीत तो छोड़ो, वो सिर्फ मुझे एक तो चिल्लाते थे, डांटते थे, या तो फिर समझाते थे। और मैं हमेशा हाथ बांध के सर नीचे झुकाकर खड़ा रहता था। और बहुत से टाइम पे ऐसा बेशर्म की तरह खड़ा रहता था, उनको कुछ जवाब भी नहीं देता था और मैं चला जाता था। और मैं उनसे बातचीत नहीं करता था, वो लोग मेरे साथ में बातचीत नहीं करते थे। अच्छे दोस्त जो मेरे को समझाते थे कि अरे गोपी ज्यादा पी रहा है, तो मैं उनको कुछ तो भी बोल देता था वो दारू के नशे के अंदर। फिर वो लोग भी बोलते जाते हो भाई इसके नाद में लगने का नहीं, ये पागल आदमी है। तो अच्छे दोस्त चले गए थे। आखिरी आखिरी में तो मेरे साथ में कोई था ही नहीं। इवन पीने वाले दोस्त थे वो भी मेरे को ऐसा बोलते थे कि भाई तेरे साथ में बैठ के पिएगा, लेकिन तेरा तू पीनेगा, मेरा मैं पिएगा, तू मांगनेगा नहीं। ये ऐसी कुछ तो भी परिस्थिति मेरी जिंदगी में आ गई। और तीसरी चीज जो मुझे मिली थी वो थी निराशा। क्योंकि जिंदगी में कुछ कामयाबी मिल ही नहीं रही थी। हर जगह से मैं नाकामयाब होते जा रहा था। फेल्योर ही फेल्योर मेरे लाइफ में आ रहे थे। शराब बंद करने के प्रयत्न कर रहा था, उसमें नाकामयाबी हो रही थी। जिस काम में हाथ डाल रहा था उसमें बर्बादी मिल रही। और आगे चल के मेरा क्या होने वाला है, कुछ होएगा कि नहीं होएगा, ऐसी कोई आशा थी ही नहीं। और जहां आशा नहीं रहती है वहां निराशा ही रहती है। तो मुझे 12 साल के इस शराबीपन के तजुर्बे ने ना 3 चीजें दी। एक चीज दी मुझे दुख, दूसरा चीज दिया मुझे अकेलापन, और तीसरा चीज दिया मुझे निराशा। और अ, दूसरे तरीके से अगर मुझे फर्स्ट स्टेप को समझना है तो मैंने अपने तरफ से जो शराब बंद करने की जो प्रयत्न किए थे, वो क्या क्या किए थे, ये भी अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि भाई मैंने कस्में खाई थी, मैंने वादे किए थे, मैंने पीने का टाइम बदला था, मैंने ब्रांड बदली किया था, बहुत सारे मैंने दोस्त बदली किए थे, मैंने जगह बदली किए थे, जोग्राफिकल चेंज करके देखा था। मला यार ये एरिया में ही दलिंदरी है, मेरे पीछे शायद 7.5 लगी पड़ी है। मैं जाके जोशियों को हाथ दिखाया, मैं जाके बाबाओं से मिला, बहुत गंदे ताबीज पहने। मेरे को लगा कि शायद ऊपर ग्रह तारे नक्षत्र कुछ करते और उसका सीधा परिणाम मेरे जिंदगी पे होता है। ऐसा बहुत सारी चीजें मैं करता था। और मुझे लगता था कि ये सारी चीजों के वजह से हो रहा है कुछ तो भी। मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि मैं यार एक शराबी हो गया हूँ और मैं शराब के सामने पूरी तरह से हार चुका हूँ। मैं हमेशा उससे जीतने की कोशिश में मैंने बहुत सारे साल बिताए। अगर देखा जाए, जैसे मैं कह रहा था कि 12 साल का मेरा शराबी जीवन है, तो 6 साल तो मैं इसी में बिताए। कि 6 साल से मैं अनगिनत प्रयत्न करके अपने आप को सोशल ड्रिंकर बनाने का, या एक ऐसा अच्छा शराबी बन सकता हूँ, ये देखने का मैं प्रयत्न कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये कुछ हुआ नहीं। और फाइनली ऐसा सब करते हुए तो मेरी ऐसी अवस्था हो गई थी कि मेरे घर वाले भी डर गए थे और मैं भी डर गया था। कि मेरे को लगा कि बस अभी अपना टाइम आ गया है। क्योंकि पी पी के मेरा वजन ही खत्म हो गया, निकल गया था, मैं 40 किलो का हो गया था।
और ऐसे ही अचानक मेरे को चक्कर आता था, कभी ये होता था, बीपी लो रहता था। ऐसे सब प्रॉब्लम्स मेरे को होने लगे थे और मेरे को लगा कि शायद अब मेरा बचना मुश्किल है। और ऐसे में मेरे को एक रिहैब के थ्रू अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला और वो मीटिंग में मैं गया और वहाँ से मेरा चालू हो गया एक एक दिन का हिसाब। और जैसे मैंने पहले बताया तो एक एक दिन का हिसाब चलता था, मेरा वो शराब के लिए चल रहा था। 2 ढाई साल निकाले, शराब नहीं पी थी। इवन बहुत से टाइम पे मैं मीटिंग में बैठे बैठे सोचते रहता था। मैं जिधर मीटिंग जाता था वहां से ही कुछ 1 1.5 2 किलोमीटर पे एक रेड लाइट एरिया था। मैं जाता था घर में बोल के कि मैं मीटिंग को जा रहा हूँ, और वहां बैठे बैठे मैं सोचता था कि यार आज किधर जाने का, किसको लेके जाने का, क्या करने का। मतलब मेरे मीटिंग में बैठे हुए मेरे दिमाग में विचार जो चलते थे वो सेक्स के विचार चलते थे। ऐसा कुछ तो भी मेरा परिस्थिति था। और इसीलिए वो सब जो मैं पहले कहा कि मेरे को आत्महत्या के विचार, निराशा के विचार जो आए थे, ये सब थे। तो यहाँ दोस्तों ए में आने के बाद में मेरे को पता चला कि आप लोग जैसे भाइयों ने बताया है कि गोपी तुझे एक बीमारी हो गई थी और तू एक अल्कोहलिक हो गया है, और वो ये बीमारी परमानेंट है। ये बीमारी मरते दम तक मेरे साथ में रहने वाली है। और फिर जो बीमारी के 3 भाग जो बताए, उसको मुझे मेरे स्पॉन्सर के थ्रू मैंने जब देखने की कोशिश की तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि गोपी ये जो ऑब्सेशन है, तुझे इस बीमारी से निकलना है और तुझे स्टेप्स पे काम करना है। तो ये बीमारी के औजार को ही लेकर तेरे को इलाज करना पड़ेगा। मतलब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि जंगल में जब हम जाते हैं तो पैर के अंदर कांटा घुस जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा कांटा निकालते हैं, तोड़ते हैं और उस कांटे से ये कांटे को निकलते हैं और कांटा निकल कर दोनों कांटा फेंक देते हैं। बोला समझा नहीं मतलब। बोला क्या है कि ये बीमारी के जो 3 पहलू है, जिसको मेंटल ऑब्सेशन कहा गया है, फिजिकल क्रेविंग कहा गया है, या स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहा गया है, तो क्यों नहीं तो ऑब्सेशन से रिकवरी करता है। मैंने बोला उसका मतलब, तो बोले उसका मतलब ऐसा है कि तू ऑब्सेशन से रिकवरी यानी कि तू दिन भर अगर ये बोलते रहा कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा और आज मैं मीटिंग को जाऊंगा, आज मैं कुछ आध्यात्मिक उन्नति करूंगा, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मुझे पश्चाताप लगे, क्या तू ये विचार करते हुए काम कर सकता है, तेरा रोजमर्रा का कर सकता है। मैं बोला कर तो नहीं सकता हूँ, दिक्कत आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गोपी जब तू काम करता था, और मैंने उनको बताया था मैं एक टाइम के लिए कुछ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, इधर टाटा मोटर्स है, उसमें मैं काम कर रहा था। तो काम पे तो मैं चला जाता था सुबह में, और सुबह में काम पे जाने के बाद में होता ये था, अब एक टाइम तुम गेट के अंदर गए कंपनी में तो वहां से तुम बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम्हारी छुट्टी होती नहीं। तो 7 8 बजे पहुंच गया तो 5 साढ़े 5 बजे वो छुट्टी होगी। तो 5:30 कब बजते, कब कंपनी छूटेगा और कब मैं जाऊंगा, कब मैं पीऊंगा, ये विचार सातत्य के साथ मेरे दिमाग में आता। तो वो मैंने देखा कि हाँ, तू दारू के बारे में विचार करते हुए भी काम तो करता ही था, दिन में अनेक बार विचार करता था। तो अभी तुझे रिकवरी के मामले में ऐसा करना पड़ेगा। सॉरी। दूसरी जो बात उन्होंने मुझे बताई वो ये कि शारीरिक तौर पर मजबूरन मुझे शराब पीनी पड़ती है। एक टाइम मुंह को शराब का घोट लग गया तो फिर बार मुझे जो मजबूरन पीनी पड़ती है ना, उसको मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि ये कंपल्सन जो है ना, तू तेरे रिकवरी के मामले में लगा, तू कंपल्सरी कुछ तो भी चीजें करेगा हर रोज। क्या क्या कहा मेरे स्पॉन्सर ने
कि रोज सुबह हाँ। उठकर तेरे आखिरी के पीने के दिनों को तू याद करेगा। क्या तेरी अवस्था हो गई थी, उस अवस्था को तू याद करेगा। और दूसरा तू प्रेयर करेगा। आज का दिन मैं नहीं पीऊंगा, इसके बारे में सोचेगा। आज का दिन कंपलसरी डेली रिफ्लेक्शन पड़ेगा। आज का दिन कंपलसरी तू अपनी कुछ भावनाएं, तेरे अंदर जो कुछ भी उटपटांग चीजें चल रही है वो अंदर नहीं रखते हुए किसी के साथ तू शेयर करेगा। कंपलसरी 12 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स का पालन तू आज के दिन में करेगा। आज का दिन कंपलसरी कोई तो भी मीटिंग को जाएगा। आज का दिन दिन भर क्या हुआ इसके बारे में तू एक नजर डालेगा। आज का दिन रात को जब तू सोने को जाएगा तो तू ऊपर वाले का शुक्रिया अदा मानेगा। ये कंपलसरी तुझे रोज करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं वैसा करते गया और मुझे उन सब चीजों का फायदा हुआ। और तीसरा जो पार्ट बोला है बीमारी का कि आध्यात्मिक अवनति। अब आध्यात्मिक अवनति क्या हो रही थी मेरी, तो मेरा आत्म केंद्रित वृत्ति जो था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ की लोक संख्या एक ही थी और वो था मैं। मुझे किसी की नहीं पड़ी थी, मुझे सिर्फ मेरी पड़ी थी। और मैं मेरे अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि अब तेरी दुनिया बड़ा जा रहा, अब तू तेरे बारे में नहीं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेगा। और दोस्तों जब मैंने ये थोड़ा थोड़ा करना चालू किया तो इसका दूसरा पार्ट क्या हुआ, तो मुझे ना मेरे को मेरे बारे में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। कि मेरे को अभी पहले जो महसूस होता था कि यार मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एकदम गंदा इंसान हूँ। हाँ, बाहर से मैं लोगों को दिखाता था कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा एकदम अच्छा चल रहा है। क्योंकि बाहर से मैं जरा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे जूते पहन के बाहर की शक्ल में अच्छी दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन मेरे अंदर जो गड़बड़ है उसके बारे में क्या करना चाहिए था वो मैं देख नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी आत्म केंद्रित वृत्ति से निकलना चालू किया और मैं दूसरों की तरफ भी ध्यान देना चालू किया, तो धीरे धीरे वो जो कुछ भी मुझे जो बुरा लगता था, पश्चाताप होता था, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना चालू हुआ। तो फिर ये स्पॉन्सर के सुझाए गए जो मार्ग थे, ये पहले कदम में ही उन्होंने मुझे बताए थे कि जो अल्कोहलिज्म का बीमारी है, उस बीमारी के जो 3 पहलू है, उन तीनों पहलू का वापर तू सकारात्मक चीजों के लिए भी किए कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे सांप है, सांप का जो जहर है, वो जहर बड़ी मात्रा में जब दिया जाता है, बड़ी मात्रा में मतलब वो निकलता सांप के मुंह से कुछ बूंद ही रहता है, वो जहर का काम करता है। एक्चुअल में वो जहर नहीं रहता है, वो रहता है विटामिन। लेकिन वो हेवी विटामिन रहता है, मतलब वो 2 बूंद एक 10,000 लीटर में मिक्स किए तो उसको फिर उसकी दवाई बना सकते हैं। लेकिन वो 2 बूंद में जब डायरेक्टली लेता हूँ ना, तो तब मेरे को वो मेरे शरीर के लिए जहर की तरह काम करते हैं। तो उसी तरीके से मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई कि ये बीमारी परमानेंट है। अब परमानेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब मेरे को वो शराब के शक्ल में मुझे तंग नहीं करेगी, क्योंकि मेरी बीमारी अलग अलग रूप में आती है। कभी पैसे के रूप में आती है, कभी मटेरियलिस्टिक चीजों के रूप में आती है, कभी साड़ी पहन के आती है, कभी ड्रेस पहन के आती है, कभी जीन्स पहन के आती है। ऐसे अलग अलग जो मेरे बीमारियों के जो लक्षण है वो मुझे देखने पड़ेंगे। दूसरी जो चीज मुझे करनी थी, जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि अब तू फर्स्ट स्टेप कर रहे है, तो तू सिर्फ शराब बंद करके नहीं चलेगा, तो तेरे बीमारी के और भी जो कुछ भी जो पहलू है उसके ऊपर तेरे को काम करना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं
बहुत सारे टाइम पे झूठ बोलता था, जो बहुत सारे टाइम पे थोड़ा इधर उधर कर डालता था, थोड़ा बहुत हेरा फेरी मेरा चलेला रहता था। बोले नहीं, ये सब बंद करने का, ये सारी चीजें तेरे को वापस कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अवनति की तरफ लेके जाएगी, और इसके वजह से वापस तेरा कहीं तो भी मनस्थिति खराब होएगी, तेरी भावनिक स्थिति खराब होएगी, और तू फिर से वापस उसी चीज की तरफ जाने के चांसेस है। तो दोस्तों मैं वो देखना चालू किया, और मैंने ये कोशिश करना चालू किया कि नहीं, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईमानदार रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसके वजह से मुझे या किसी और को तकलीफ पहुंचे। दोस्तों कठिन था मेरे लिए, लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि एक दिन के हिसाब से अगर करने की कोशिश की जाए तो जमता है। मेरे को क्या एकदम से जमा क्या तो नहीं। हाँ, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया था कि मुझे शराब नहीं पी कर भी मेरे को करने के लिए बहुत कुछ है। जो पहले मैं सोचता था कि अब शाम को मीटिंग करेंगे, आज नहीं पिएंगे, हो गया, आज का दिन बढ़िया गया। तो ये जो बात थी, उससे ये जो बातें मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताई थी, वो कुछ अलग तरीके की थी, और वो मुझे लगा कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, भले पूरी तरह से नहीं जमेगा, कुछ कुछ मामलों में शायद मैं नाकामयाब होऊंगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। और दोस्तों वो कोशिश मैंने जारी रखी, और धीरे धीरे मेरे को ये बात समझ में आने लगी कि बस हाँ, अब जो है ना, मेरा सही चल रहा है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट स्टेप का जो पार्ट है, जो बहुत सारे टाइम पे कभी मैंने देखा नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं, जो मेरे स्पॉन्सर ने जो तरीके से मुझे बताया था, वो तरीका मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो ए में बोला गया है ना कि अपने व्यक्ति महत्व में बदल लाना है, तो ये पहले कदम से ही आना चालू हो जाता है। अगर मैं ठीक तरीके से काम करना चालू करूँ, तो मुझे धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगती है। तो मुझे अभी कुछ चीजें, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑब्सेसिव और कंपल्सिव कुछ चीजें करनी है। और ऑब्सेसिव क्या चीजें करनी है, तो सकारात्मक चीजें करनी है। कंपल्शन क्या करना है, तो सकारात्मक चीजें करना है। और ये दोनों का परिणाम क्या होता है, तो मेरे जिंदगी में आध्यात्मिक उन्नति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति होने का मतलब ही ये है कि मुझे मेरे बारे में ना धीरे धीरे अच्छा महसूस होना चालू होता है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है कि बस मैं शराब तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगना चाहिए वो लगता ही नहीं है। नहीं, शराब पी के भी कई बार मेरे दिन उदास जाते हैं, कई बार मेरे हाथ से गलतियां हो जाती है, कई बार मैं वापस वही आत्मकेंद्रित पने के अंदर चला जाता हूँ, और मेरा नैतिक अधन पतन तो चालू ही रहता है बहुत सारे टाइम पे। लेकिन ये जो तौर तरीके मैंने मेरे जिंदगी में अप्लाई करने चालू किए, इससे धीरे धीरे दोस्तों मेरा अ, आत्मसम्मान जो है वो धीरे धीरे वापस मुझे मिलने लगा, जो पूरी तरह से खो चुका था। मैं अपने आप को एकदम नीच, नालायक, यूजलेस, एकदम गई हुई गिरी हुई चीज ऐसा जो समझता था, उसमें से दोस्तों मैं धीरे धीरे बाहर आने लग गया, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन दोस्तों जैसा बोला गया है ना कि ये बीमारी है, और बीमारी परमानेंट है, और ये मेरे साथ में रहने वाली है। तो साथ में और क्या रहने वाला है, तो मेरे साथ में मेरा डिनाइल रहने वाला है। नहीं, अब मेरे को ये बात पड़ गई कि बस मैं अल्कोहलिक हो गया हूँ। लेकिन मेरा डिनाइल क्या करता है ना, मेरा डिनाइल मेरे को मेरी वास्तविकता से दूर लेके जाता है, मेरे को मेरी वास्तविकता देखने को ही देता नहीं। अभी वास्तविकता क्या है बॉस मेरी, तो वास्तविकता ऐसी है कि मेरी मानसिकता में प्रॉब्लम है। मेरा दिमाग ना सही तरीके से काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पागल आदमी हूँ, मैं कोई मेंटल आदमी हूँ, मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है, या मुझे कुछ शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है।
क्योंकि कई बार मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ, उसमें से मैं बहुत से टाइम पे उलझा हुआ रहता हूँ। एक आदमी रहता है जो सुलझा हुआ रहता है, एक आदमी रहता है जो उलझा हुआ रहता है। तो मैंने देखा है कि यार मैं ना शराब से दूर रहने का मेरा पीरियड तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन मैं सुलझा हुआ कम हूँ और उलझा हुआ ज्यादा हूँ। मुझे मेरी मानसिकता के जो प्रॉब्लम्स है, ये जो मेरी वास्तविकता थी, मैं इसको कभी देख ही नहीं पाया। अब मैं मेरी मानसिकता सही करने के लिए मुझे जैसे हम शरीर को अच्छा रखने के लिए अपन अच्छे क्या बोलते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, वैसे ही मानसिकता को अच्छे रखने के लिए मुझे मानसिकता के लिए भी कुछ तो कुछ लेना पड़ेगा। मुझे अच्छे विचार लेने पड़ेंगे, और अगर मैंने अच्छे विचार नहीं लिए तो फिर क्या होगा? कुछ मेरे से कुछ अच्छे की उम्मीद हो ही नहीं सकती है। तो मुझे ये देखना पड़ा कि वो क्या मेरा प्रॉब्लम है। तो मुझे दोस्तों एक बात समझ में आई कि बस मेरा जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली तो मेरे अंदर बचपन से लेकर एक पॉइंट मैंने नोट किया है कि मेरे अंदर एक प्रकार का खालीपन है। और वो खालीपन क्या है, तो वो उसको ए में बोला गया है कि ये स्पिरिचुअल वॉइड है, आध्यात्मिक खालीपन है। और मैं उसको किसी भी चीज से भर नहीं सकता। मैं बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करूंगा, वो नहीं भरेगी। अभी जैसा हमारे इधर मैं देखता हूँ कई बार कि जो रिक्शा पेट्रोल पे चलती थी, लोग आजकल तो सीएनजी वगैरह आ गया, ये बात अलग है, आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गया, ये भी बात अलग है। लेकिन मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। जो रिक्शा रॉके क्या बोलते हैं, पेट्रोल पे चलती थी, कई लोग उसमें रॉकेल यानी घासलेट डाल के चलाते थे। अब जब घासलेट डाल के चलाते थे तो रिक्शा चलती तो है, लेकिन क्या करती है वो बहुत धुआं मारती है। वो धुएं से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। दूसरी बात ये होएगी, वो धुआं दूसरों के नाक में जाएगा तो एकदम नाक ये हो जाता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि वो गाड़ी आगे चल के कभी भी सीज हो सकती है। तो मेरे अंदर का जो स्पिरिचुअल वॉइड है वो मैंने पहचानना चाहिए और उसको स्पिरिचुअलिटी से भरना चाहिए। मैं बाहर की कोई भी चीज से अगर मैं उसको भरने की कोशिश करूंगा तो वो भरने वाला नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो वापस खाली हो जाने वाला है। वो ऐसा ही कई बार चलेला रहता है। और मेरे ऐसा शराबी क्या है, तो थोड़ा टाइम ठीक हो गया तो फिर ये सब चीजों से अपना खालीपन भरने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, तो फिर पावर गेम चलेला रहता है, पावर ड्राइव आ जाता है। नहीं, मेरे को ऐसा लगने लगता है कि अभी सब लोगों ने मेरा सुनना चाहिए। और क्योंकि मैं आज बहुत साल शराब से दूर हूँ ना, तो मेरी बातें माननी चाहिए। और मैं थोड़ा बहुत उसको दादागिरी नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का बॉसिंग करने लगता हूँ। फिर ए में मैं सीनियर हूँ, घर में मैं अभी कर्ता पुरुष हूँ, दोस्तों में मैं बड़ा हूँ, सब लोगों ने मेरी बात माननी चाहिए। और जब लोग बात मानते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब लोग मेरे को आईना दिखा के देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कई बार पैसे से, कई बार सेक्स से, कई बार पावर ड्राइव से, ऐसे चीजों से मैं मेरा खालीपन भरने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात ये समझना पड़ेगा कि बस जब खालीपन आध्यात्मिक का है, उसमें दूसरा कोई भी चीज डालेगा तो वो भरेगा नहीं। तो मेरे जो शुरू के 7-8 साल जो रिकवरी के थे, वो इस तरीके के संघर्षपूर्ण थे। मैं इन चीजों से जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था, और मुझे इन्हीं चीजों की तकलीफ हो रही थी। और मेरे को एक बात कभी समझ में ही नहीं आई कि बस मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है। और आध्यात्मिक जीवन अगर मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो मेरे जिंदगी में अब एक प्रकार की नए प्रॉब्लम्स आने चालू होंगे। और दूसरा जो बात है दोस्तों, कि बीमारी का जो दूसरा पहलू है, जब मैं
मेरे बीमारी के सारे परिणामों की तरफ देखना चालू करता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप का जो दूसरा सेकंड हाफ पार्ट बताया है कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वो क्या क्या अस्त व्यस्त हो गया है, ये मुझे अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। पहली चीज क्या है, तो मेरे जिंदगी में क्या क्या गलत है, ये सब मेरे को दिखाई देना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी उसके लिए मुझे कोई समर्थन देने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि बस मेरा क्या क्या गलत चल रहा है। आज जैसे मेरे से पूछोगे गोपी तेरा क्या गलत चल रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। पिछले 1-2 महीने में क्या गलत किया, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उन दिनों अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मेरा बहुत सारा चीज गलत ही चल रहा था और वो मुझे दिखाई दे रहा था। अस्त व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए मुझे, जो कुछ भी गलत है वो दिखाई देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो चीजें क्या दिखाई दी मुझे, तो मुझे जो दिखाई दिया वो ऐसा है कि वो मेरा ना इमोशनली प्रॉब्लम है, मेरी भावनिक अस्त व्यस्त जरा ज्यादा है। क्योंकि मैं ये क्षेत्र के बारे में कभी देखता ही नहीं हूँ कि यार तेरा गुस्सा तो नाक पे बैठेला रहता है, तेरे को अभी भी आए दिन डर लगते रहता है, तेरी जो खुन्नस है वो तेरे को आती रहती है, भूतकाल में की हुई जो गलतियां है वो तेरे को वापस उभर के आई तो तेरा मन तेरे को फिर भी खाते रहता है। ये जो सारी चीजें है ये मेरे जीवन की अस्त व्यस्त है और मेरे जिंदगी के 24 घंटे के कुछ घंटे इन सारी चीजों में बिताता हूँ। मैं बहुत से टाइम पे सटकेला रहता हूँ, बहुत से टाइम पे भावनात्मक रहता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ, कभी ग्लानि महसूस करता हूँ, कभी डर महसूस करता हूँ, कभी खुन्नस महसूस करता हूँ, कभी मेरे को गुस्सा आता है। ये सब कुछ जो होएला है मेरे जिंदगी में, इसके बारे में भी मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, अगर दारू के हिसाब से देखा जाए कि दारू के वजह से क्या हुआ, तो दारू के वजह से ये हुआ दोस्तों कि मेरा घर चला गया। अब घर चला गया इसका मतलब मेरा मकान बिक गया, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। वो तो मेरे नाम पे था नहीं और नहीं आज भी मेरे नाम पे है, वो बात और है। मकान बिक गया ऐसा नहीं, क्या बोलते हैं कि घर होता है घर वालों से, और मेरे घर को ना, मेरे घर में ना घरपन नहीं था। तो मेरा परिवार के साथ में रिलेशन होने चाहिए, मेरे जो संबंध होने चाहिए वो संबंध ठीक नहीं। मेरी नौकरी चली गई थी, हाँ रिकवरी में नौकरी आ गई थी, लेकिन उधर भी प्रॉब्लम थे। और सबसे गंदी बात जो ये थी ना कि मैं खुद के नजरों में गिरा पड़ा था। मेरा आत्मसम्मान पूरी तरह से खो गया था और मुझे कई बार ऐसा डाउट होता था कि मैं यार इंसान हूँ या शैतान हूँ, क्योंकि जो मैं हरकतें करता हूँ वो इंसानों के लायक नहीं है। मैं कभी कभी इतना विकृत हो जाता हूँ, इतना वैशी हो जाता हूँ, और इस तरीके से नहीं पी के भी मैं बर्ताव करता हूँ। मतलब मुझे अगर कभी गुस्सा आता है तो मैं छोटी सी बात को इतना भयानक तरीके से पेश आता हूँ, और उस टाइम पे वो कुछ तो भी जैसा साइको आदमी रहता है ना, वैसा कुछ तो भी मेरा बर्ताव होता है। ये मुझे देखना पड़ेगा। और ये सारी हरकतों से मेरे को दिखाई दिया कि वो तेरा आत्मसम्मान और मन कुछ नहीं है, क्योंकि तूने जो हरकतें की हुई है वो सब गिरी हुई हरकतें। तो अभी रिकवरी मुझे क्या बोलती है कि गोपी इसके अपोजिट तू काम कर। शराब के वजह से क्या हुआ कि भैया मैं इंसान की तरह जिंदगी जी नहीं रहा था, जानवर की तरह बोल नहीं सकते क्योंकि जानवर नॉर्मली गलती करते नहीं। नहीं, कोई भी कुत्ता भी तब तक काटता नहीं जब तक तुम उसको छेड़ोगे नहीं। शेर भी शिकार कब करता है, उसको जब भूख लगती है। और मेरा कुछ भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ये जो पार्ट है मेरा, ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे सारे अनमैनेजेबिलिटी के पार्ट है। और फिर शराब के वजह से या मेरी सब वो येड़े चालों के वजह से, पागलपंथियों के वजह से कई बार मुझे
पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कई बार मुझे रिहैब में जाना पड़ा, और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूं। तो ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ तो मुझे मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है, तहस नहस हो गया है या बर्बाद हो गया है, ये मानने में, स्वीकार करने में कोई ज्यादा आपत्ति आती नहीं। तो मुझे ये बात को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जैसे जैसे मैं देखते जाता हूँ ना, तो मेरे जिंदगी में और क्लियरिटी आती जाती है। और मुझे ये बात समझ में आती है कि गोपी, शराब जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन उससे भी कई गुना और सबसे बड़े प्रॉब्लम है वो तेरे अंदर है, और तेरे वो व्यक्तिमत्व में। और उधर काम करने के लिए तुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों, वो जब तक मैं स्पॉन्सर लेकर सही तरीके से, सही तरीके का स्पॉन्सर, ऐसा स्पॉन्सर चाहिए कि जिसके पास स्पॉन्सर रहे। दूसरा, वो स्पॉन्सर ने स्टेप्स किया रहना चाहिए अपने स्पॉन्सर के साथ, क्योंकि वो मुझे वही चीजें दे सकता है जो उसके पास है। तो मैंने दोस्तों ऐसा चुना। तो मैं आज देखता हूँ कि मेरा जो स्पॉन्सर है और उनके जो स्पॉन्सर थे वो मुंबई के बहुत नामी गिनामी हस्तियों में थे। हस्ती यानी कि वापस अपने बेवड़ों की हस्ती। बाकी कोई हस्ती नहीं, लेकिन उनको काफी लोग मानते थे, काफी लोग उनका आदर सम्मान करते थे, क्योंकि वो सर्विस में बहुत अच्छे थे। वो मुंबई से पूना फेलोशिप में आकर उन्होंने पूना में काफी मदद करी। इवन पूना में बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट का काम बताया, और वही मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर बने। और जब मैं मेरे स्पॉन्सर को देखा और उनके तरफ मैं जब आकर्षित हुआ, तो कुछ वजह थी कि यार ये में मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि यार रिकवरी अगर होनी चाहिए ना, तो इसकी ऐसी होनी चाहिए। यार ये आदमी कितना शांत है, कितना आसानी से चीजों को लेता है। तो अब मेरे जिंदगी में मुझे कोई एक रोल मॉडल मिला था, मुझे कुछ बनने का था किसी की तरह। तो उस व्यक्ति को मैंने चुना, और उस व्यक्ति ने का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे से ये सब चीजें करा के ली। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज हम लोग यही रुकेंगे, और बाकी का हिस्सा जो है वो थोड़ा है, मैं कल फिर से शेयर करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना मुझे लगता है ठीक है, और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार।